हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, सेकंड ऑप्शन है हवा में नमी कम होता है, थर्ड ऑप्शन है तापमान ऊंचा रहता है, फोर्थ ऑप्शन है आकाश साफ नहीं होता। तो तेज रात्रि यानी जब रात्रि में हवा तेज होती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो वाष्पीकरण की दर होती है वो भी काफ़ी तेज होती है, इसलिए रात्रि में ओस नहीं बनते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी वाष्पीकरण की दर तेज होती है इसलिए ओस नहीं बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन है वाष्पन शीतलन पे, सेकंड ऑप्शन है वायु पुनर्जलीकरण पे, थर्ड ऑप्शन है उष्ण वायु प्रतिस्थापन पे, फोर्थ ऑप्शन है वायु निर्जलीकरण पे। तो डेजर्ट कूलर क्या होता है कि रात्रि के समय ये कूलर जो होता है एसी को भी फेल कर देता है, यानी इतनी ठंडी हवा देता है कि आपको एसी से भी मतलब अच्छा ठंडा हवा देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी वाष्पन शीतलन के कारण डेजर्ट कूलर जो है ये इस बेस पे आधारित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पसीने का मुख्य उपयोग है? फर्स्ट ऑप्शन है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, सेकंड ऑप्शन है शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, थर्ड ऑप्शन है शरीर में विष पदार्थ निकालने में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पसीने पसीने का भी मुख्य कार्य होता है। आइए देखते हैं कि शरीर में पसीने का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए होता है। हम देखते हैं कि जब हमें गर्मी लगती है तो गर्मी लगने के दौरान हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। पसीना निकलने के बाद जब हम हवा के संपर्क में आते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत ठंडी मतलब बॉडी जो होता है वो बहुत ठंड महसूस करता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो नियंत्रित हो जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी शरीर का ताप नियंत्रित करने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ई बराबर एम सी स्क्वायर सूत्र किस वैज्ञानिक ने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है आइंस्टीन ने, सेकंड ऑप्शन है किरचॉफ ने, थर्ड ऑप्शन है पास्कल ने, फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन ने। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर, इसकी खोज या मतलब ये जो सूत्र है ये आइंस्टीन ने दिया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंस ने, सेकंड ऑप्शन है ग्राहम बेल ने, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोफोन जो है इसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट मालेट ने, सेकंड ऑप्शन है जेएल बेयर्ड ने, थर्ड ऑप्शन है जॉनसन ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक डेका लीटर कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 10 लीटर के, सेकंड ऑप्शन है 10 सेंटीलीटर के, थर्ड ऑप्शन है 100 लीटर के, फोर्थ ऑप्शन है 100 किलोमीटर के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी एक डेका लीटर जो होता है वो 10 लीटर के बराबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विलियम हार्वे, सेकंड ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, थर्ड ऑप्शन है माइकल फैराडे, फोर्थ ऑप्शन है एनरिको फर्मी।
तो नाभिकीय रिएक्टर के जो खोज करता है वो एनरिको फर्मी है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है मार्कोनी ने, सेकंड ऑप्शन है जॉर्ज कैले ने, थर्ड ऑप्शन है जेनाब ग्रामे ने, फोर्थ ऑप्शन है पास्कल ने। तो वायरलेस देखते होंगे कि मतलब जो पुलिस वाले होते हैं उनके हाथों में हम लोग वायरलेस देखते हैं, तो उसका आविष्कार किसने किया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है एस चंद्रशेखर ने, सेकंड ऑप्शन है हरगोविंद खुराना ने, थर्ड ऑप्शन है सीवी रमन ने, फोर्थ ऑप्शन है एस रामानुजन ने। तो ब्लैक होल जो है इसके सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नीला थोथा का दूसरा नाम है, फर्स्ट ऑप्शन है लौह सल्फेट, सेकंड ऑप्शन है रजत नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन है लीड सल्फाइड, फोर्थ ऑप्शन है ताम्र सल्फेट। तो नीला थोथा जो होता है, पहले तो देख लेते हैं नीला थोथा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है ACSO4 यानी कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो ताम्र सल्फेट होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हीरा, सेकंड ऑप्शन है ग्रेफाइट, थर्ड ऑप्शन है क्लोरीन, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सभी होगा, यानी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो होते हैं ये कार्बन के अपरूप होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है अमोनिया, सेकंड ऑप्शन है वायु, थर्ड ऑप्शन है पारा, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे रासायनिक यौगिक की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी अमोनिया जो होता है एक प्रकार का रासायनिक यौगिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मिट्टी का तेल, सेकंड ऑप्शन है कांच, थर्ड ऑप्शन है रेत, फोर्थ ऑप्शन है सीमेंट। तो यहाँ पे मिट्टी का तेल जो होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बाकी कांच, रेत और सीमेंट जो होते हैं इनमें ऑक्सीजन पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन में, सेकंड ऑप्शन है ग्रेफाइट में, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी दोनों में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अधातु में धात्विक चमक की अगर बात करते हैं तो ये आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में पाई जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी ए एंड बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। रबर निम्न में किसका बहुलक है? फर्स्ट ऑप्शन है आइसोप्रीन का, सेकंड ऑप्शन है प्रोपीन का, थर्ड ऑप्शन है एथिलीन का, फोर्थ ऑप्शन है एसिटिलीन का। तो रबर जो होता है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सिलिका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है उपधातु है, सेकंड ऑप्शन है धातु है, थर्ड ऑप्शन है अधातु है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका जो होता है एक प्रकार का अधातु होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। वो अधातु जो होते हैं इसमें विद्युत का संचालन नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है या रखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम को, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम को, थर्ड ऑप्शन है जिंक को, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो केरोसिन, केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल, यानी किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी सोडियम जो होता है, सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। इसको हम लोग पानी के साथ डुबाकर क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होती है उसके साथ क्रिया करके मतलब ज्वलनशील पदार्थ का रूप धारण कर लेती है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। और केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कार्बन कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेफाइट, सेकंड ऑप्शन है हीरा, थर्ड ऑप्शन है कोयला, फोर्थ ऑप्शन है पत्थर। तो कार्बन का यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा अपरूप सबसे अधिक। कार्बन इसमें सब में पाए जाते हैं, चाहे वो कोयला है, पत्थर है, हीरा है या ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट जो होता है, जो पेंसिल होती है, पेंसिल में जो हम लोग जहाँ पे लिखते हैं जो काला काला सा पार्ट दिखाई देता है वही ग्रेफाइट होता है। और यहाँ पे अधिक कठोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हीरा जो होता है एक कार्बन का सबसे अधिक कठोर अपरूप पार्ट होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? फर्स्ट ऑप्शन है जॉन डाल्टन ने, सेकंड ऑप्शन है मैडम क्यूरी ने, थर्ड ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु सिद्धांत जो है इसकी खोज जॉन डाल्टन ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकंड ऑप्शन है फेफड़ा, थर्ड ऑप्शन है गुर्दा, फोर्थ ऑप्शन है प्लीहा। तो मलेरिया से जो होता है कई पार्ट प्रभावित होते हैं, फेफड़ा भी प्रभावित होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला अंग होता है वो लीवर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम की, सेकंड ऑप्शन है आयरन की, थर्ड ऑप्शन है आयोडीन की, फोर्थ ऑप्शन है फास्फोरस की। तो कैल्शियम यहाँ पे बात की जा रही है कि घेंघा रोग की, तो घेंघा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो होता है कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स नाम का डिजीज हो जाता है या रोग होता है, जिसमें क्या होता है हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और वयस्क में यानी जो मतलब बुजुर्ग होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमुलेसिया नाम का डिजीज होता है। और आयरन जो होता है आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है परजीवी के कारण, सेकंड ऑप्शन है जीवाणु के कारण, थर्ड ऑप्शन है फफूंद के कारण, और फोर्थ ऑप्शन है वायरस के कारण। तो हेपेटाइटिस दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेपेटाइटिस बी और एक हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस बी और सी जो होते हैं ये दोनों वायरस के कारण होते हैं। और इसमें होता क्या है कि जब हम दूषित भोजन खा लेते हैं या दूषित पानी पीते हैं तो इसके माध्यम से वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो हेपेटाइटिस जो है ये वायरस के कारण होने वाला एक रोग होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है दाद, सेकंड ऑप्शन है हैजा, थर्ड ऑप्शन है खसरा, फोर्थ ऑप्शन है टाइफाइड। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं दाद की, तो दाद जो होता है ये माइकोप्लाज्मा यानी फंगस के कारण होता है। हैजा जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। खसरा जो होता है ये विषाणु यानी वायरस के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो
सी होगा। और इसके वायरस का क्या नाम है? इसके वायरस का नाम रूबेला वायरस। कौन सा वायरस है? रूबेला वायरस। और टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड भी एक प्रकार के बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सेरेब्रम, सेकंड ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, थर्ड ऑप्शन है थैलेमस, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे बॉडी में तापमान, यानी हमारा जब बॉडी का तापमान अगर बढ़ जाता है या फिर बॉडी का तापमान घट जाता है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे ब्रेन में, उसका काम है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास को नियंत्रित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेकंड ऑप्शन है थैलेमस, थर्ड ऑप्शन है सेरेब्रम, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो हाइपोथैलेमस होगा। यानी जब हमें भूख लगती है या प्यास लगती है, उस वक्त अगर हमें खाना या पानी नहीं मिलता है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है एक कंट्रोल इसको करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 भागों में, सेकंड ऑप्शन है 3 भागों में, थर्ड ऑप्शन है 4 भागों में, फोर्थ ऑप्शन है 5 भागों में। तो मानव मस्तिष्क जो होता है ये 3 भागों में विभाजित होता है। फर्स्ट भाग जो होता है इसको हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं, सेकंड भाग जो होता है इसको हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं, और थर्ड भाग जो होता है इसको हम लोग हाइंड ब्रेन बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। यानी मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। डीपीटी का टीका किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टिटनेस पोलियो प्लेग के लिए, सेकंड ऑप्शन है टीबी पोलियो डिप्थीरिया के लिए, थर्ड ऑप्शन है डिप्थीरिया कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डीपीटी का जो टीका होता है ये डिप्थीरिया कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है किडनी में, सेकंड ऑप्शन है लीवर में, थर्ड ऑप्शन है फेफड़ा में, फोर्थ ऑप्शन है मस्तिष्क में। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है ये हमारे बॉडी में मस्तिष्क के पार्ट में पाया जाने वाला एक ग्रंथि होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चमगादड़ों द्वारा परागकण कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंटमोफिली, सेकंड ऑप्शन है एनिमोफिली, थर्ड ऑप्शन है ऑर्निथोफिली, फोर्थ ऑप्शन है चिरेप्टरफिली। तो एंटमोफिली जो होता है एक कीटों के द्वारा जो परागकण होता है उसको एंटमोफिली बोलते हैं। एनिमोफिली ये हवा के द्वारा जो परागकण होता है उसको हम लोग एनिमोफिली बोलते हैं। और ऑर्निथोफिली जो होता है पंछियों के द्वारा जो परागण होता है इसको हम लोग ऑर्निथोफिली बोलते हैं। और चिरेप्टरफिली जो होता है ये चमगादड़ों के द्वारा जो परागकण होता है इसको हम लोग चिरेप्टरफिली बोलते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। फर्स्ट ऑप्शन है एंटमीबा, सेकंड ऑप्शन है ट्रिपैनोसोमा, थर्ड ऑप्शन है ट्राइकोमोनास, फोर्थ ऑप्शन है लेशमैनिया। तो काला अजार जो उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है वो लेशमैनिया डोनोबानी होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है त्वचा से, सेकंड ऑप्शन है वातक यंत्र से, थर्ड ऑप्शन है फेफड़े से, फोर्थ ऑप्शन है क्लोम से। तो
तो अधिकांश जो कीट होते हैं ये श्वसन वातक यंत्र से करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आमाशय में, सेकंड ऑप्शन है मुख में, थर्ड ऑप्शन है मलाशय से, फोर्थ ऑप्शन है पक्वाशय से। तो मानव में यहाँ पे बात हो रही कि पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मानव में जो पाचन क्रिया होती है ये मुख से ही प्रारंभ हो जाती है और भोजन का लगभग 30% भाग मुख में ही डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। यानी पाचन क्रिया जो होती है ये मुख से प्रारंभ होती है। और कितने % यहाँ पे हो जाती है भोजन का डाइजेशन? तो यहाँ पे भोजन का डाइजेशन जो है ये 30% भोजन का डाइजेशन मुंह में हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 28, थर्ड ऑप्शन है 38, फोर्थ ऑप्शन है 48। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण यानी पूर्ण मतलब जब उसका बर्निंग होता है तो उस दौरान हमको 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बैसेक्टोमी, सेकंड ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, थर्ड ऑप्शन है न्यूरेटोमी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं में जो बैसेक्टोमी होता है नसबंदी होता है इसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं और पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में बैसेक्टोमी बोला जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। यानी महिलाओं में क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको काटकर बांध दिया जाता है, इसी को हम लोग ट्यूबेक्टोमी या महिलाओं में नसबंदी बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा और पुरुषों में बैसेक्टोमी होता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।